हेलो दोस्तों, बालाजी प्रीमियम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। कल हम लोगों ने चैप्टर 4.3 के बारे में बात किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो पहले कर चुके थे, 3 भी हो गया है। आज बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हमेशा कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को हम ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुके हैं। कृपया आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग उसका 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई रहमान नाम का लड़का है, उसकी आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम का योगफल 1/3 दिया है। तो जो रहमान नाम का लड़का है, इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि रहमानवा कितना वर्ष का बाद, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि रहमान कितना वर्ष का है वर्तमान में। बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मानेंगे कि माना कि वर्तमान आयु x है, वर्तमान में अभी रहमान x वर्ष का होगा, ऐसे हमने माने क्वेश्चन में। तो माना कि रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष है। रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो कह रहा है कि देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आयु वाला आ रहे हैं एग्जाम में, तो 3 वर्ष पश्चात जाइए या 5 वर्ष बाद जाइए, कभी भी हम वर्तमान आयु से ही बाद जाते हैं या पहले जाते हैं, ठीक ना। जैसे कोई कहेगा कि कोई वर्तमान में कोई लड़का 10 वर्ष का है, तो आज से 3 वर्ष पहले कितने साल का होगा। तो अभी कोई लड़का 10 साल का है, तो 3 साल पहले सिंपल सा बात है 7 वर्ष का होगा। और वहीं कहेगा कि आज से 3 साल बाद कितने वर्ष का होगा, तो 3 साल बाद होगा 13 वर्ष का। बाद में या पश्चात में हमेशा जोड़ा जाता है, और पहले कह देगा तो उसमें क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो इसी बेस्ड क्वेश्चन है। मान लिया कि माना कि रहमान की उम्र कितना है, x वर्ष है, तो वर्तमान उम्र से ही हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, वर्तमान उम्र से ही हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले वर्तमान मतलब कि रहमान की आयु, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, यानी कि अभी वर्तमान में रहमान जो कितना वर्ष का है, x वर्ष का। तो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व ये लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व यानी रहमान की आयु, रहमान की आयु। अभी रहमान कितना वर्ष का है, x वर्ष का। तो 3 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का होगा, x - 3 वर्ष का, क्योंकि वर्तमान में वो है x वर्ष का, वर्तमान में है x वर्ष का। तो 3 साल पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा, x - 3 वर्ष का। ये पहला हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु। अभी रहमान x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5 वर्ष का, यानी कि x + 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योगफल 1/3 दिया गया है। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ठीक। 3 वर्ष पहले की आयु x - 3 है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम मतलब कि उसका 1/, कर देंगे। जैसे 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, इसी तरह x - 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3। और 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम यानी कि 1/x + 5, 5 वर्ष बाद के आयु को उल्टा कर दिए, 3 वर्ष पहले के आयु को उल्टा कर दिए, इन दोनों का योगफल दिया है 1/3।
यानी इन दोनों का योगफल 1/3 के इक्वल है। तो एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो x माइनस 3 से कट जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 5, ये प्लस x प्लस 5 से कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 1/3। देखिए तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा 2x 5 में से 3 गया तो माइनस प्लस 2, ठीक। 5 माइनस 3 2, ये बट्टा में हुआ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसको गुणा करते हैं तीछा तीछी। पहले इसको कर लेंगे 2x प्लस 2 गुणा कर दे, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x प्लस 5 तो हो जाएगा 5x, x में 5x से गुणा होगा तो 5x, माइनस 3 में x से गुणा होगा तो माइनस 3x, और माइनस 3 में प्लस 5 से तो माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब तिरछा तिरछियाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसमें 1 से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा। अब चलिए इस टर्म को उधर लेकर जा रहे हैं हम, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस 6x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 6, ये पहले से माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x घटेगा तो हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 6 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 4, ये माइनस 6 माइनस 15 तो हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब द्विघात समीकरण के रूप में हो गया तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं या द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा गुणनखंड विधि से, 70 का 21 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0, क्योंकि माइनस 7 में से प्लस 3 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर भी 21 आ रहा है। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में सेम कॉमन क्या है x, तो x निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये प्लस 3 निकालेंगे तो x माइनस 3 सते 21 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, यदि अब लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, एक ये आंसर हो गया। अब लिखेंगे पुनः यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया अमान्य, ये क्या हो गया माइनस 3 आ गया तो ये अमान्य वैल्यू हो गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चा का उम्र निगेटिव नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हो गया अमान्य, यानी कि वर्तमान में वो जो रहमान है कितना वर्ष का है 7 वर्ष के, कितना वर्ष का है 7 वर्ष के। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, जो हमने माना है कि रहमान वर्तमान में x वर्ष का है तो x का मान आ गया 7। तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप लोग इसको तब तक लिख लीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 4.3 जो चैप्टर है इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा सवाल है इसमें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ये यूजफुल चैप्टर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बच्चों क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ तो आप लोग बुक का सहारा ले सकते हैं, बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली नाम की कोई लड़की है, वो गणित में और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर 30 अंक प्राप्त करती है
कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो कह रहा है कि उनके द्वारा दोनों विषय में कितना नंबर मिले या कितना अंक मिले। चलिए, तो ये दिया गया है कि इन दोनों सब्जेक्ट में अंकों का योग 30 है, यानी गणित प्लस अंग्रेजी में। ठीक, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x हैं। हमने मान लिया कि शेफाली को गणित में कितना अंक प्राप्त है, x। तो जब टोटल 30 नंबर इनका प्राप्त है, टोटल 30 नंबर मिल रहा है गणित और अंग्रेजी में, तो हम गणित को अगर x मान लेंगे तो क्या अंग्रेजी में 30 माइनस x नहीं मिलेगा? टोटल 30 नंबर का है, 30 नंबर में गणित में x मिल गया तो टोटल में से x घटा लेंगे तो क्या अंग्रेजी का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इसी बेस्ट क्वेश्चन ये बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि गणित प्लस अंग्रेजी में अंकों का योग है 30, यानी कि शेफाली जो है गणित में और अंग्रेजी में दोनों को मिलाकर 30 अंक प्राप्त कर चुकी है। लेकिन हमने मान रखा है गणित शेफाली को गणित में x अंक मिला, तो हम यहाँ पर गणित की जगह x लिख देंगे और प्लस अंग्रेजी बराबर 30। तो यहाँ से अंग्रेजी का मान आ जाएगा 30, ये प्लस कहते जाएगा तो माइनस का x, यानी कि शेफाली को अंग्रेजी में कितना अंक मिला, 30 माइनस x। सिंपल सा बात है कि जब अंग्रेजी और गणित में अंकों का योग 30 है, जब गणित में x मिल रहा है तो सिंपल सा बात है कि अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक ही मिलेगा। तो अंग्रेजी में 30 माइनस x। अब कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, ठीक ना। अब लिखेंगे गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर कुल प्राप्तांक गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर कुल प्राप्तांक, गणित में x अंक मिल रहा है और 2 नंबर और ज़्यादा मिल जाए तो क्या x प्लस 2 अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? x प्लस 2 अंक। किसी व्यक्ति को 10 नंबर मिल रहा है गणित में और 2 अंक और अधिक मिल गया तो कितना हो जाएगा? 12। उसी तरह जब गणित में x मिल रहा है और 2 नंबर और दिया जा रहा है कि ले बच्चों 2 नंबर और ले लो, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 अंक। अब इस तरह कह रहा है कि अब अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता, अंग्रेजी में कह रहा है कि 3 नंबर कम, अंग्रेजी में ऐसे ही बिहार बोर्ड का बच्चा सब वो होता है, अंग्रेजी कंपल्सरी नहीं है, इसके वजह से अंग्रेजी में लोल होता है सब। तो चलो देखते हैं अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर कुल प्राप्तांक। अब अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिल गया तो इसको पहले मिल रहा था 30 माइनस एक्स और 3 कम मिल रहा है यानी कि -3, तो इसको हो जाएगा टोटल 30 में से 3 ये कितना बचा? 27, यानी 27 माइनस x अंक। इस बचवा को मिल गया 27 माइनस x अंक, शेफाली को यानी लड़किया को। अब प्रश्न आंसर कह रहा है कि इन दोनों अंकों का गुणनफल 210 है, यानी प्रश्नानुसार x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210। इन दोनों प्राप्तांकों का गुणनफल 210 दिया गया है, तो हम अब गुणा करेंगे x इंटू 27 तो हो जाएगा 27x माइनस x तो माइनस x स्क्वायर, 27 दूनी ये 54 और 2x माइनस 2x बराबर 210। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 में से 2 गया कितना बचेगा? तो 25, कितना? 25। 27 माइनस 2x हो जाएगा 25x। ये प्लस का 54 है, ये प्लस का 210 इधर आएगा तो माइनस का 210 बराबर 0।
तो यहाँ से एक बन जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 में से 210 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 5 6 कैसे यानी कि बचेगा 156, कितना 156 इक्वल टू 0। इसमें से -1 कॉमन काढ़ लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो -1 क्या करेंगे, कॉमन काढ़ेंगे, यानी इसमें से -1 कॉमन काढ़ेंगे तो जितना प्लस वाला साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही -1 कॉमन निकालें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ये -1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट्टे में जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो अब इसको भी बना दें गुणनखंड विधि से क्योंकि द्विघाती सूत्र थोड़ा लंबा जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में किसी से बनाओ, या तो गुणनखंड से बनाओ या तो द्विघाती सूत्र से, नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्जामिनर उतना ही नंबर देगा। तो चलिए 156 तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 25 और 156 तो ये हो जाएगा कितना 12 13 24 25, हाँ, यानी कि -13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। आप लोग थोड़ा कैलकुलेट तेज करिए क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ये बार बार कराते कराते एक्सपीरियंस हो गया है बनाने का, तो याद रहता है यहाँ पर कौन सा नंबर सेट खाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ, तो x कॉमन है दोनों में तो x निकालेंगे, x माइनस 13, इसमें -12 है तो x माइनस कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। आप लोगों को शायद गुणनखंड आता ही होगा, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा एक x माइनस 13, एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों का एक एक करके 0 की इक्वल करेंगे, x माइनस 13 x माइनस 12 का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, x माइनस 13 x माइनस 12 का प्रोडक्ट जो है यानी गुणनफल जो है 0 के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं या तो इसका मान 0 होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो इसका मान 0 होगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का बराबर है। यानी कह सकते हैं बराबर तभी लगता है जब इसका मान भी 0 होगा, तो अभी बराबर किसी भी संख्या या किसी भी अंक में बराबर साइन तभी लगता है जब LHS और RHS दोनों पक्ष क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं इनका मान भी 0 की इक्वल है, इसीलिए हम एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे, क्योंकि इसको एक बार 0 करेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो अभी पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, एक तो ही मान हो गया। पुनः यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब यहाँ पर कंडीशन 2 बन रहा है, x का मान 13 x का मान 12, कंडीशन 2 बन रहा है। सेफालिया तो गणित में 13 प्राप्त की होगी या तो 12 प्राप्त की होगी, तो 13 प्राप्त की होगी तो अंग्रेजी में कुछ अलग आएगा, 12 प्राप्त की होगी तो अंग्रेजी में कुछ अलग आएगा। तो दोनों कंडीशन को एक एक करके चेक करते हैं। यानी केस 1 सबसे पहले लिखेंगे, केस 1 जब x बराबर 13, जब x बराबर 13 लेंगे तो गणित में प्राप्त अंक x बराबर हो जाएगा 13, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से 13 जाएगा तो 13 में से यानी हो जाएगा 14, यानी 14। अगर x का मान 13 ले रहा है यानी गणित में 13 अंक प्राप्त करे से फाली तो अंग्रेजी में 14 प्राप्त करेगी। इसी तरह बच्चों आप लोग बोर्ड भर गया है तो इसलिए आप लोग एक बार 12 रखिएगा। केस 2 में क्या रखना है, जब x बराबर 12, जब x बराबर 12 गणित में प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, 27 में से 12 जाएगा तो बचेगा 13, तो ऐसे आ जाएगा। तो एक बार x का वैल्यू लीजिएगा 12, तो जब गणित में 12 मिलेगा तो अंग्रेजी में 27 माइनस 12 करके घटा लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स से घटाना पड़ता है ना, क्योंकि अंग्रेजी में तो 30 माइनस एक्स आया है, तो 30 में से एक्स घटेगा यानी 30 माइनस 13, यानी जब गणित में 13 प्राप्त करेगा तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 यानी कि 17, जब गणित में 12 प्राप्त करेगा तो अंग्रेजी में 30 माइनस 12 18, ठीक ना। तो दोनों कंडीशन हो गया। चलिए अब सही है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। एक कोई आयताकार खेत है, मान लेंगे ये कोई आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है, आयताकार खेत है, इसका छोटी भुजा से अधिक लंबी है। उसका विकर्ण जो है, डायगोनल जो है, आयताकार खेत का जो विकर्ण है छोटका भुजवा से 60 मीटर अधिक बड़ा है तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, यानी खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो आयत है, आयताकार खेत है, तो एक बात पता होगा कि आयत का प्रत्येक साइड क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, और आयत की आमने सामने की साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। ये साइड इसके इक्वल बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। चलिए तो बात करते हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो सबसे पहले हम एक डायगोनल यहाँ से खींचेंगे, ये हो गया विकर्ण, ये खेत का विकर्ण हो गया, ठीक। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि छोटका भुजवा से विकर्ण 60 मीटर अधिक है तथा छोटी भुजा से ही बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, यानी कि छोटी भुजा के मान पर विकर्ण और बड़ी भुजा का मान निर्भर कर रहा है। इस क्वेश्चन में छोटी भुजा अगर हमें पता लग जाएगा तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक विकर्ण कर देंगे और छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक क्या कर देंगे, बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा में तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए माना कि छोटी भुजा क्या है, x मीटर है। तो चलिए मानते हैं, माना कि छोटी भुजा x मीटर है। जब छोटी भुजा x मीटर है तो छोटकी भुजवा से विकर्ण कितना लंबा बा, 60 मीटर, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। तो ये हो गया छोटी भुजा, ये क्या हो गया, छोटी भुजा, ये होगी बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा हुआ, ये बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा कितना अधिक है, 30 मीटर, यानी जब ये x है तो बड़का भुजवा x प्लस 30 मीटर हुआ कि नहीं होगा। अब विकर्णवा 60 मीटर अधिक लंबा है, अच्छा बड़की भुजवा 30 मीटर, तो ये मान लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको मान रहे हैं A B C D। तो देखिए ए बी सी का एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय का नियम। तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखिए जब छोटी भुजा x मान दिए तो विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। अब बड़ी भुजा हो जाएगा, ये बड़ी भुजा हो जाएगा मेरी x प्लस 30 मीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हिंदी में इसलिए लिखा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के बचपन का समझ में नहीं आता है इंग्लिश, ठीक ना। अब ए बी बी सी करने पर जो आएगा कि ए बी बी सी कहाँ से आ गई, इसलिए हम माने हैं कर्ण, आधार और लंब। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण x प्लस 60 है, यानी x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब है x स्क्वायर प्लस आधार है x प्लस 30 का स्क्वायर। इसमें a प्लस बी लगेगा, इसमें भी a प्लस बी लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग 10 क्लास के बच्चे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा आप लोग को। तो चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 60 दूनी 120x, ये हो जाएगा x स्क्वायर x, देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 30 दूनी 60x।
देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का, तो एक एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट गया। अब यहाँ से ये पूरे वैल्यू को हम उधर लेकर जा रहे हैं, ठीक ना, पूरे वैल्यू को हम उस साइड लेकर जा रहे हैं। तो ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 60x 60x ये 120 60x प्लस कितना है 900 प्लस 900, ये पूरा उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3600, ये प्लस का है तो माइनस 120 बराबर 0। ये पूरा उधर चल जाएगा तो इक्वल टू 0 कर देंगे, 0 इधर लिखे या 0 उधर लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये 120x है ना, 120x, तो 120x में से 60x जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60x, माइनस 60x। ये 3600 में से 900 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0। तो ये हो गया। तो इसको भी हम द्विघाती सूत्र से हल ना करके गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये 60 है ना, तो 60 कैसे आएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 1800 और 60 तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा 90, ये घटेगा तो 2700 आएगा, सॉरी ये 3600 में से 900 घटेगा तो आ जाएगा 2700, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2700। तो 2700 कब आएगा, ये हो जाएगा माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0। 90 में से 30 जाएगा तो माइनस 60 बचेगा और 90 इंटू 30 तो 2700, गुणा करने पर 2700 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है 60। तो इन दोनों के एक साथ, चलिए इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ, इन दोनों में सेम कॉमन क्या है x, तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, ये x कट गया। तो यहाँ आया एक आया x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 90 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 90, एक ठो ही हो गया। अब पुनः x प्लस 30 बराबर 0, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का आ गया तो ये अमान्य आ गया, ये क्या आ गया अमान्य, क्योंकि किसी भी भुजा के माप माइनस में नहीं होता है, कोई भी भुजा का माप माइनस में नहीं होता है। और तो हम कह सकते हैं कि हमारे छोटी भुजा कितना x मीटर, तो लिखेंगे अतः छोटी भुजा x बराबर कितना हो जाएगा 90 मीटर। एक वही आंसर हो गया। जब छोटी भुजा x बराबर 9 मीटर आया तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो लिखेंगे अतः विकर्ण, विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर कितना था x प्लस 60, विकर्ण कितना था x प्लस 60, तो x का मान आया है 90 और प्लस 60, तो हो जाएगा 9 6 15 150 मीटर, विकर्ण आ गया 150 मीटर। और बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा निकाल लेंगे, बड़ी भुजा थी x प्लस 30, तो x का मान 90 प्लस 30, तो हो जाएगा 120 मीटर। यही फाइंड करना था। खेत की भुजा, विकर्ण भी पता हो गया 150 मीटर, बड़ी भुजा भी पता हो गई 120 मीटर और छोटी भुजा भी पता हो गया 90 मीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों आप लोग का, आप लोग इसको लिख लीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी छोटी संख्या के मान पर भी बड़ी संख्या निर्भर कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि माने कि छोटी संख्या x व बड़ी संख्या क्या है y है। मानेंगे माना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, तो मान लेंगे माना कि बड़ी संख्या पहले मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या x व
तो माना कि बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। मैंने बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया। तो कह रहा है प्रथम शर्त से कह रहा है, प्रथम शर्त से कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, इन दोनों का अंतर है 180 के बराबर। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना। तो छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या है y, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। यानी कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या y है, y का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है, यानी कि 8x के बराबर है। तो y का मान आ गया, y स्क्वायर का मान कितना आ गया? 8x। तो हम लिखेंगे यहाँ से, चूँकि y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर इस y स्क्वायर का मान 8x है, इस 8x को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान है 8x, y स्क्वायर का मान 8x, यानी 8x बराबर 180। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक ना। तो 180 तो इसको कैसे बना सकते हैं x स्क्वायर में? इसको हम बना रहे हैं इस बार द्विघाती सूत्र से, या कैसे भी बना सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना हो गया? a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर कितना है? -180। तो द्विघाती सूत्र से इस बार इसको हम हल कर रहे हैं। आप लोग घर पर गुणनखंड से भी कर लीजिएगा, हम कर रहे हैं द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से ही लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो b का मान है -8, यानी कि -8 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान है -180 बटा में 2 इंटू a का मान है 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 × 64, -8 का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, ये देखो 4 एकम 4 और 4 में 180 से गुणा होगा तो 8 चौक कितना होता है? 72, 8 चौके 72। तो हो जाएगा प्लस 8 चौक 72, 720 बटा में 2 x बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8 प्लस माइनस 720 64, जोड़ दो 4 6 2 8 यानी 784 बटा में 2। तो हो जाएगा x बराबर 8 प्लस माइनस, ये 784 शायद 8 का स्क्वायर होता है, ठीक ना, 8 का वर्गमूल होता है, 28 का, 784 28 का वर्गमूल होता है। चेक कर लेते हैं एक बार, 28 का 8 × 64, 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 8 7, हाँ ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है, यानी कि 784 का वर्गमूल हो जाएगा 28 बटा में 2 तो एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर, यानी कि x बराबर 8 प्लस 28 बटा में 2। तो x बराबर 28 8 कितना हो जाएगा? 28 2 30 6 36,
यानी 36/2 तो आ जाएगा 18, यानी एक आ गया x का मान 18। एक बार लेंगे ऋणात्मक वैल्यू लेने पर, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक हो जाएगा यहाँ से x बराबर 8। इस पर प्लस वाला लिए थे तो इस बार लेंगे माइनस वाला, 8 माइनस 28/2 ये हो जाएगा x बराबर 28 में से 8 गया यानी कि -20/2 तो ये हो जाएगा x का मान -10। तो ये अमान्य हो गया, ये क्या हो गया अमान्य, क्योंकि कोई भी भुजा का मान माप जो होता है माइनस में नहीं होता है। यानी कि यहाँ से आ गया छोटी भुजा, तो छोटी भुजा तो ये लिखेंगे अतः छोटी भुजा छोटी भुजा बराबर कितना आ गया 18, x बराबर 18, यानी छोटी भुजा 18 आ गया। तो बड़ी भुजा कैसे आएगा, तो बड़ी भुजा आएगा, अब इसका x का मान इसमें रख देंगे, ठीक ना, x का मान इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। अब लिखना x का मान यानी कि x का मान समीकरण, इसको हम 2 मान ले रहे हैं, ठीक ना, इसको मान ले रहे हैं 2, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है y² बराबर 8x, तो y² बराबर 8 इंटू x का मान आया है 18, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर √8 इंटू 18, यह हो जाएगा 18 वाट कितना होता है, 18 वाट 12 से होता है, 18 64 के 4 8 4 814 144, ठीक ना, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 144, 18 वाट 44 से होता है, यानी कि y का मान आ गया कितना जाएगा 12, यानी कि बड़ी भुजा आ गया x आ गया, एक 18 आ गया, एक आ गया 12, यानी कि बड़ी भुजा x बराबर 18 मीटर और छोटी भुजा y बराबर 12 मीटर, ठीक ना। तो हम लिख देंगे अतः बड़ी भुजा x बराबर 18 सेंटीमीटर और छोटी भुजा y बराबर 12 मीटर। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेलगाड़ी वाला और आयु वाला, ये बहुत दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेन वाला रेलगाड़ी वाला तो फिक्स है कि एक सवाल पूछता है हमेशा। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग कैसे सॉल्व किया जा रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान चाल से, ठीक ना। यदि इसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, एक समान चाल से चल रही है, अचानक उसकी चाल में 5% की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई, तो कह रहा है कि पहले से 1 घंटा कम समय लेती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी ट्रेन का चाल बढ़ा दिया जाएगा तो पहले से समय क्या लगेगी, कम लगेगी। चाल बढ़ता है तो समय कम लगता है, ठीक ना। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल x के MPH है, x के MPH यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x के m किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देख कितना डिस्टेंस, ये कोई डिस्टेंस हो गया A से ये B कोई पॉइंट हो गया, इसका डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ये कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है A और बीच के B, इनके बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। कोई ट्रेन A से B की ओर जा रही है, कोई ट्रेन जो है डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B की तरफ जा रही है, ठीक ना। तो एक बार एक समान चाल से जा रही है, यानी कि जो ट्रेन की वास्तविक चाल है, रियल चाल है, उस चाल से जा रही है। लेकिन उसके बाद उसी ट्रेन का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो पहले वाले से 1 घंटा पहले ही पहुंच जा रही है, क्योंकि समय चाल ज़्यादा होगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जब ट्रेन अपने एक समान चाल से चले, तो लिखेंगे सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में
चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि हम लिखेंगे कि टी बराबर डी बटा में एस। टी बराबर डी बटा में एस, टी से टाइम, डी से डिस्टेंस यानी दूरी, या एस ले स्पीड, यानी कि समय बराबर फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। ठीक ना। देखिए अगर ट्रेन एक्स के स्पीड से जा रही है, अपनी समान चाल से जा रही है, अपनी वास्तविक चाल से जा रही है एक्स के स्पीड से, देखिए क्या समय लग रहा है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि वही ट्रेन जब एक्स की स्पीड जा रही है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक समान चाल से जब ट्रेन एक समान चाल से चले, जब ट्रेन एक समान चाल से गति कर रही है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो हम इसको समय को मान रहे हैं T1, क्या मान रहे हैं T1 बराबर टोटल दूरी कितना है 360, टोटल दूरी कितना है 360, यानी कि T1 बराबर हो जाएगा D बटा में S। ये फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि T1 बराबर D कितना है 360। अब कितना चाल चल रही है एक्स के चाल से, जब ट्रेन एक समान चाल से चले तो ट्रेन का एक समान चाल हम मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये भी दूरी बटा में समय, ये दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल क्या होता है समय, दूरी बटा में चाल क्या होता है समय, ये भी समय है, ये भी समय, तो दोनों समय क्या हो गया आपस में इक्वल। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। देखिए ये दूरी बटा में चाल क्या होता है समय, ये भी क्या है समय, तो दोनों समय आपस में क्या हो गए इक्वल होंगे, ये हो गया समीकरण 1। अब ट्रेन तो एक समान चाल से चल गई, अब कह रहा है कि जब ट्रेन की चाल 5 kmph प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी कि जब लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर अब वही ट्रेन है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलेगी, तो लिखेंगे जब चाल बढ़ गया तो लिखेंगे, अब ये T1 हुआ तो T2 यानी दूसरा समय, ये हो जाएगा D बटा में S, फिर दूरी बटा में चाल, ये हम लिख रहे हैं इंग्लिश में थोड़ा सा D बटा में S, तो ये T2 बराबर समय दूसरा बराबर, यानी दूसरा समय की बात कर रहे हैं, तो अभी भी डिस्टेंस उतना ही है, चाल बढ़ा है लेकिन दूरी तो इक्वल है, दूरी कितना है 360, लेकिन पहले चल रही थी x के स्पीड से, वो ट्रेन पहले चल रही थी x की स्पीड से, लेकिन अब वो ट्रेन x+5 की स्पीड से चलेगी, क्योंकि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है, तो अब चलेगी x+5 के स्पीड से, यानी कि समीकरण 2, ठीक ना। तो ये पहल का समय था जब अपने वास्तविक चाल से चल रही थी, ये दूसरा कंडीशन है जब उसका चाल में वृद्धि हो गया। तो कह रहा है प्रश्नानुसार, यानी कब लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि हो गई तो पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है। सिंपल सी बात है, जब चाल अधिक होगा तो टाइम कम लगेगा, चाल अधिक होगा तो टाइम कम लगेगा, यानी कि इन दोनों के समय का अंतर दिया है 1 घंटा, इन दोनों के समय का अंतर कितना दिया है 1 घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि T1 माइनस T2 बराबर 1 आवर्स, T1 माइनस T2 बराबर 1 आवर्स। क्यों हम T1 में से घटाएं, क्योंकि जो T1 है T1 अधिक समय ले रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है इसका स्पीड कम है। पहला कंडीशन में जब ट्रेन एक समान चाल से गति कर रही थी तो उसका स्पीड कम था, तो अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, और दूसरा कंडीशन में चाल बढ़ा दिया गया है, चाल को कर दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो सिंपल सी बात है जब चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। किसी व्यक्ति की अगर चाल ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि समय क्या लगेगा कम लगेगा, यानी कि ये बड़ा टाइम है, यह है बड़ा टाइम, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, यह है छोटा टाइम, इसमें कम समय क्या लग रहा है कम लग रहा है, यानी कि बड़ा टाइम में से छोटा टाइम को माइनस करेंगे तो किताब में दिया गया है 1 घंटा का अंतर है, इन दोनों समय के बीच 1 घंटा का क्या है अंतर है, यानी कि T1 है 360 बटा में x और T2 है 360 बटा में x+5, इन दोनों का अंतर है 1 घंटा का 1 आवर्स। तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू x+5, x कट गया तो हो जाएगा 360 इंटू x+5, x+5 से कट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 360, x से गुणा होगा 360x बराबर 1, ठीक ना। एलसीएम तो आप लोग को लेने आते ही होगा,
तो मैंने एलसीएम लिया है, बटा पे को जोड़ किया है, घटाओ। देखिए अब यहाँ से गुणा करेंगे, 360 में से गुणा होगा तो हो जाएगा 360 ही एक्स, और 360 में 5 से गुणा होगा तो 360 में 5 से गुणा होगा तो 0, 6 5 30 के 0, हासिल 3, और 5 3 15, और 3 18, कितना हो जाएगा 1800। ये हो जाएगा माइनस 360 एक्स। ये बटा में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स में 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 1, माइनस का 360 प्लस का 360, ये हो गया कैंसिल। और बटा में ऊपर है 1800, ये बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। इसका बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना 1800, यानी कि 40-45 हो जाएगा, 40-45 क्योंकि 40-45 के दोनों का अंतर 5 का है और गुणा करने पाएगा 1800। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। कभी भी 40 से 45 होगा, या 50-55 होगा, या 60-65 होगा, या 70-75 होगा, इन्हीं दो मान में से कोई हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर लेना है 5 के बराबर। यानी हम 45 और 40, तो 45 और 40 का अंतर है 5, तो 5 के इक्वल आना चाहिए हमेशा। तो ऐसा दो वैल्यू लेना है जिनके बीच में डिफरेंस कितना का हो, 5 का हो। तो मैंने लिया 45 और 40, तो 45 और 40 में गुणा करने पर 1800 भी आता है और घटाने पर प्लस 5 भी आता है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों के एक साथ, तो x प्लस 45 माइनस 40, x प्लस हो जाएगा 45 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 45, एक हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 45, जो कि हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि ट्रेन का चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है। हाँ 0 हो सकता है जब वो खड़ी रहेगी, लेकिन कभी भी ट्रेन का चाल माइनस तो नहीं हो सकता है ना। हाँ तो ये हो जाएगा अमान्य, यानी ये वैल्यू अमान्य है। अब लिखेंगे यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 40, यानी 40, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया फाइनली मेरा आंसर है। ट्रेन की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आज के लिए मैंने अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर जल्दी बनाते तो वीडियो थोड़ा कम में हो जाता, लेकिन समझाने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।